मज़े में, मेरे हिसाब से बढ़िया मज़े में ही होंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सुनिएगा कि भाई जो हम वीडियो सीरीज चला रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें, और जो भी अपनी नीट की तैयारी कर रहा है उसको उसको ये ज़रूर पहुँचाएं उनके पास, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है ना। तो हर क्वेश्चन को जो हम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसको डिटेल में और पूरी तरह से, है ना, एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कम से कम जितने भी बच्चों को आप पहुंचा सकते हो वहाँ तक पहुंचाइए, ठीक है। और शेयर करिए अपने ग्रुप में हो या कोई भी, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। ये जो वीडियो है बेटा, वो भी हमारे जो केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है रासायनिक आबंध, और रासायनिक आबंध जो पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड है, और ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो दो वीडियो जो आए थे वो पहले टॉपिक पे डिपेंड थे, और जो अभी आ रहा है वीडियो ये हमारा टॉपिक सेकंड पे है, जिसका नाम है, देखिएगा लिखा हुआ है, अष्टक नियम, अनुनाद और हाइड्रोजन आबंध पर है। तो अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा, है ना, कि भाई लुईस का अष्टक नियम होता है, और लुईस के अष्टक नियम में आपको पता हो तो ये लिखा जाता है कि भाई कोई भी केंद्रीय परमाणु जो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है या नहीं रखता है, उस हिसाब से उसको अष्टक नियम पे लागू करता है, ठीक है ना। फिर अनुनाद, अनुनाद भी आपने देखा होगा, अनुनाद में कि हम अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो फिर एक वीडियो बनाना पड़ेगा अनुनाद पे, अष्टक नियम पे, हाइड्रोजन आबंध पे। पहले हम ये सीरीज चल रही है तो चलने दीजिए, फिर वो भी बना देंगे हम, है ना। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध, अनुनाद और अष्टक नियम, इन तीनों पे कुछ क्वेश्चंस आज आ रहे हैं, तो वीडियो पे आपको अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, और 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीधा कह रहा है कि SO3 के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अधिक स्वीकार्य और सबसे निम्नतम ऊर्जा की संरचना है। सबसे पहले तो ये देखिए, SO3 की अनुनादी संरचना से सवाल आया है, तो ये देखिए कि जो संरचना है वो कौन सी पॉसिबल है। SO3 है ना, तो SO3 के लिए देखो बी ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि SO3 में 2 ही ऑक्सीजन दे रखे हैं यहाँ पे बी के ऑप्शन में। एक क्वेश्चन और देखिए, सी का जो ऑप्शन है उसमें 4 दे रखे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SO3 की बात कर रहा है ये, और SO3 की बात कर रहा है तो SO4 और SO2 तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। फिर रह गया ए में देखिएगा सल्फर है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है इसमें, और एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर देखो नीचे दिखे हुए हैं। वैसे डी ऑप्शन में भी ऐसा है, तो हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। चलो शुरू करते हैं। SO3 अगर हमने पढ़ा हो अगर पहले, तो ध्यान दीजिएगा कि सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 3 है, इनके भी 6 6 और 6, टोटल मिला के हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे होंगे। तो 24 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से व्यवस्थित करते हैं वो देखिए। सल्फर को सेंटर में रख देंगे, फिर तीनों ऑक्सीजन को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि समान स्थिति पे बैठे, और उनका जो बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो थोड़ा सा कम रहे, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि जैसे ही 2-3 ऑक्सीजन लगा देते हैं साइड में, एकल एकल बंध बना दिया जाता है। तो एकल एकल बंध में आप भी जानते हो, एक बंध जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही चले गए, 2 4 और 6, है ना। 24 में से 6 को हमने व्यवस्थित कर दिया है। अब नियम दूसरा ये कहता है कि भी बिंदु संरचना बनाते समय जो जो पार्श्व अणु होते हैं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन जो है वो पार्श्व अणु है, ठीक है ना। तो तीनों ऑक्सीजन दिख रही है, तीनों पार्श्व अणु है, और तीनों के साइड साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लगा दिया जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन देखो सबके पास आ रहे हैं, जिससे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इस ऑक्सीजन के भी, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी। तो अब इससे हम ये तो देख रहे हैं कि भी ऑक्सीजन की सभी के लिए जो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे हो चुके हैं, यानी अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन के तीनों की ऑक्सीजन जो है डॉट्स स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं आगे कि सल्फर के लिए भी तो इनकी अष्टक नियम पालन करना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सल्फर में 6 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने क्या व्यवस्थित किया, इनके इलेक्ट्रॉनों को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेशन पे हम बाद में और भी बात करेंगे। और नीचे वाले ऑक्सीजन ने भी अगर शेयर किया तो एक संरचना बन रही है, देखो ये वाली, जिसमें लिखा हुआ है SO3, और सबके डबल बॉन्ड बन रहे हैं तीनों ऑक्सीजन में। देखिएगा तीनों ऑक्सीजन में बन रहा है, इस पर भी बन रहा है, इस पर भी बन रहा है, इस पर भी। तो ये मैच करोगे तो आपका ये ऑप्शन पूरा डी में मिलेगा आपको।
ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी मिलेगा। बाकी तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल बंद बना रहे हैं इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, है ना। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, आगे 15वां क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा फास्ट चलेगा वीडियो। लुईस अम्ल वो होता है जिनके केंद्रीय परमाणु में, देखो आंसर को चेक करना, केंद्रीय परमाणु का जो अष्टक है वो कैसा हो? अपूर्ण हो। ठीक है, अपूर्ण होने में कमी ध्यान रखना है, एक तो कमी ज़्यादा होती है, जिनके अंदर कमी हो वो होता है, तो कमी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखने चले जाए तो पहला ऑप्शन है ना वो CH3 2O लिखा हुआ दिख रहा होगा, CH3 2O। तो CH3 और ब्रैकेट के बाहर 2 और O है, तो ये एक तरह का ईथर है। और ईथर की संरचना देखिए रहे आपने लेफ्ट साइड में बना रखी है, तो H लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो वो थोड़ा ध्यान दें। तो ये जो ऑप्शन है इसमें अगर ऑक्सीजन की सेंटर एटम की बात करें, केंद्रीय परमाणु की, तो आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे। फिर हमने PH3 वाला फॉर्मूला लिया बी ऑप्शन का, तो उसमें भी 3 इस तरह से देखो संरचना दिख रही है, CH3 CH3 CH3, और बीच में P के ऊपर दो डॉट दिख रहे हैं। तो अगर बंद की बात करें या इलेक्ट्रॉन की, तो 2 4 और 6, और 6 + 2 डॉट मिलेंगे तो 8 इसके भी पूरे। नाइट्रोजन की बात करें, ये 3 डिग्री एमीन है, और एमीन के लिए देखो 2 4 6 और 2 डॉट भी है, टोटल मिला के 8। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ऐसे है जिनके 8 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के पूरे हो रहे हैं। जो बोल रहा है वो सुनिए प्रॉपर, है ना। अगर वीडियो को एक बार में समझ में ना आए बेटा तो 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास में ऑप्शन है वो है बी, और ब्रैकेट के बाहर आपने 3 CH3 जोड़ रखे हैं। तो बोरॉन है ना, ये ट्राइमेथिल है बेटा। तो बोरॉन के देखा जाए तो बाह्यतम कोष के हिसाब से और संरचना बनाई जाती है, तो आपके पास 3 बंदी दिख रहे हैं, और 3 के हिसाब से देखा जाए तो 2 2 2, तीनों के 2 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कमी इसमें ही दिखेगी, इसका ऑप्शन भी आपका क्या रहेगा? डी रहेगा, ठीक है ना। पहले में भी बिंदु संरचना बनाई थी सल्फर वाले में SO3 में, और दूसरे वाले में आपने BE वाले की सबकी संरचना बना के बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। 14 और 15, 16 जो क्वेश्चन था बेटा वो थोड़ा सा क्या है ना थियोरटिकल था, इसके लिए मैंने छोड़ दिया है। अगर ये क्वेश्चन वापस मिलेगा कहीं तो हम एक बार देख लेते हैं, अगर है तो उसको 16 को भी देख ही लेते हैं। चलो हमारे पास में 16 छपा नहीं है, ठीक है, तो हम 15वें पे चलते हैं, 16 के बाद 17वें पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है जी, 17वां क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अणु के सभी आबंध बराबर नहीं हैं। समझिएगा, आबंध का मतलब बंध, बॉन्ड, और बराबर नहीं है। तो बराबर किसके नहीं होंगे, एक बार संरचना बनाओगे तो पता चलेगा बंध की बराबर है या नहीं। तो देखिएगा बंध बराबर है या नहीं। थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन के 17 क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे BF3 पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, और हमने BF3 बना दिया। आपको पता है ये BF3 की संरचना जो है वो त्रिकोणीय होती है, और तीनों फ्लोराइड जो है ना इनके बीच में 180 120 का जो है वो एंगल बनता है, 120 का। तो तीनों के बराबर बंद बना रखा है, तो बराबर ही बंद रहेंगे, बराबर है, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है वो तीनों के 120 के 120 का, तो ये बराबर रहेगा। दूसरा एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, ये भी सेम है। देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही तो फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बैंगन आलू वाला, तो बैंगन आलू के नीचे बी के नीचे तो AL आता है, तो दोनों ये बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि यानी कि हमारा ऑप्शन A और B तो हो नहीं सकता, है ना। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में NF3 है, और NF3 में ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन से 3 फ्लोराइड जुड़े हुए है ना, और तीनों फ्लोराइड है, और तीनों फ्लोराइड सेम है, और ऊपर है इसकी बिंदु 2 डॉट दे रखे हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये इनको दबाने की वजह से थोड़ा सा इनका पर यहाँ पे लॉन पेयर जो है वो इनको रिपल्सन करेगा, तो इनका एंगल जरूर कम हो जाएगा, पर आबंध की जो लंबाई में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि F तीनों सेम ही है, इसलिए ऐसे रहेगा। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये आपने संरचना देखी होगी, अगर संकरण के अकॉर्डिंग निकाले ये संरचना बनेगी नहीं,
ठीक है ना, आप ऐसे बनाओ तो गलत है। नीचे वाली संरचना देखिएगा, लिखी हुई है कि ClF3 की संरचना आपको अगर क्लास में पता ही हो तो ये टी शेप की होती है, अल्फ़ाबेट का टी बनता ही। तो इसमें दो, एक तो देखिए अक्षीय और निरक्षीय दे रखा है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अक्षीय निरक्षीय देखिएगा, ये निरक्षीय है, ये अक्षीय है एक्चुअली, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपके देखो 2 डॉट है, तो इसमें अक्षीय और निरक्षीय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में ऊपर और नीचे जो है ना ये एंगल, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और बाकी की जो एक ऐप बच गया है उसकी कम होती है। तो 2 ऐप की लंबाई ज़्यादा और एक की कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीनों जो है अगर यहाँ होता तो यहाँ पे भी एफ होता, तो इसका सूत्र बनता हमारे पास ClF5 बनता, क्योंकि पहले से 3 है तो 2 और आ जाते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अक्षीय और निरक्षीय की दोनों की लंबाई अलग अलग होगी, इसलिए ClF3 होगा। तो सर ये हम कैसे पता करेंगे? तो ClF3 की संरचना निकालोगे तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि होता तो है sp3d, और त्रिकोणीय संरचना उसमें 2 लोन पेयर आ रहे हैं, ऊपर से अक्षीय और निरक्षीय अलग अलग बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका डी आ जाता। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सा कम इलेक्ट्रॉन वाला अणु है। देखो कम इलेक्ट्रॉन वाला जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो उसको देखिए कि बोरॉन है या नहीं है। कोई बोरॉन से बना हुआ होगा तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन होते ही है। तो आप में पहला ऑप्शन आपको बी वाला देख लो, मेरे हिसाब से बी आंसर ही होगा, B2H6। और B2H6 आपको बता रखा है बोरॉन है ना, बोरॉन को डाई बोरॉन कहते हैं, और डाई बोरॉन आपको पता हो तो बनाना बॉन्ड देखते देखो साइड में बनाया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो कि भाई देखो बीच में बनाना बॉन्ड भी बना रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, हमने बताया भी था। तो ये क्वेश्चन आगे और भी डिटेल में आएगा, उस पर और पढ़ेंगे, ठीक है जी। बाकी क्यों नहीं है देख लो कि भाई देखो पहला जो ऑप्शन है वो C2H6 का है। तो आप अगर C2H6 के अगर कार्बन की बात करें तो अभी तो गिनना आ गया होगा, एक कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और कार्बन कार्बन के बीच में भी तो बंद है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। SiH4 की बात करें सिलिकॉन की, इसमें भी 4 बंद है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। PH3 की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के इसके, 2 हाइड्रोजन के इसके और 2 हाइड्रोजन इस वाले के, तो 6 तो ये हो गए, और 2 लोन पेयर भी देखो, 1 लोन पेयर भी दिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से समझना वापस, हाइड्रोजन के 2, इसके 2, इसके 2, 6 और ये 2 ऊपर के डॉट, टोटल हो गया 8। तो ये भी 8 पूरे है, ये भी 8 पूरे है, ये भी 8। सिर्फ डाई बोरॉन में नहीं होते कि सर क्यों नहीं होते, तो आगे वाला क्वेश्चन हम आगे करेंगे तब पता चलेगा। बढ़े आगे, 19वां सवाल देखिएगा। 19वें सवाल में देखो लिखा हुआ है कि x की क्रिया, x जो है वो h से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और y से डैश से जुड़ा हुआ, तो y और h के बीच की दूरी ज़्यादा है, समझिएगा, और x उसके पास जो है थोड़ी सी नज़दीक से जुड़ा हुआ है। अब बात कह रहा है कि x और y दोनों विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है भैया, इसका मतलब ये जो है ना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। तो जब कोई हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा तो लेने वाले यानी खींचने वाले पे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी ज़्यादा, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसमें हो जाएगी कम। तो यहाँ हाइड्रोजन से खींच रहा है x, तो x जो खींच रहा है तो x पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, विद्युत ऋणता ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन पहला देखिएगा, x पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और हाइड्रोजन पे कम होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा देखते देखो देखना जरूरी है, दोनों तत्वों पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, नहीं जीना, दोनों पे कैसे होगा, एक खींचेगा तो एक पे बढ़ेगा और दूसरे पे घटेगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों तत्वों पे इलेक्ट्रॉन का देखो, दोनों पे बढ़ नहीं सकता, एक खींच रहा है तो कैसे बढ़ेगा, x पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व देखो, x पे तो बढ़ना चाहिए था, यानी ऑप्शन तो तीनों ही गलत है, पहला ही सही है, बाकी फिर भी ऑप्शन देख लेना चाहिए हमें। 19 के बाद 20वें पे चलते हैं, 20वां अगर यही पे तो यही करेंगे, हाँ यही पे है, ठीक है ना 20वां क्वेश्चन। हाँ जी, 20वां क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए, पढ़िए आप। लिखा हुआ है निम्न में से कौन से अणु हाइड्रोजन आबंध के कारण रेखीय बहुलीकृत संरचना बनाता है। देखो प्रश्न वापस समझे कि भी कह रहा है कि हाइड्रोजन बंध के कारण रेखीय बना रहा है। देखो जब भी संरचना दे रखी है तो आप कुछ ना करें, चारों ऑप्शन की संरचनाएं बना लो, बस बात खत्म। आपको पता है तो NH3 की तो पिरामिड होती है, देखो चित्र में दिख ही रहा है। H2O की कोणीय संरचना होती है, नहीं आती तो हम संकरण का टॉपिक पढ़ेंगे तब बना लेंगे, और आना चाहिए वैसे तो, संकरण निकालना पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हमने कर रखे हैं। HCl की, हाँ बिल्कुल HCl थोड़ा रेखीय होता तो है, और अगर बात करें रेखीय तो वैसे देखेंगे तो इसका कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे कि क्लोरीन के जो है वो इलेक्ट्रॉन 7 होता है
और है ना 7 बाह्यतम कोष में, और एक हाइड्रोजन एक 8, तो इसका संकरण sp3 होना चाहिए। वैसे बाकी 2 जने ही हैं इसलिए ये भी रेखीय होता है। और HF भी रेखीय होता है। तो हम बात करते हैं आगे कि भाई अमोनिया की तो पिरामिड है, वो तो रेखीय होगी नहीं, H2O की होगी नहीं। अब ऑप्शन हमारे पास एक तो है HCl का और एक है HF का। तो हमने छोटी क्लास में वो नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि हम जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो बनाते हैं FONCl, इस तरह से आपने पढ़ा हो। तो फ़ोन की बात करी थी हमने, तो फ़ोन ही होता है जो हमारे क्या बनाता है, FON जो है उस फ़ोन की बात करें तो फ़ोन क्या बनाता है, विद्युत आपका हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो ये HCl तो हाइड्रोजन बंध बनाता ही नहीं है। तो अब बचा कौन खाली, HF बचा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थोड़ा समझिएगा कि भाई रेखीय पूछा है तो पहले संरचना बना लो, और जिसकी रेखीय संरचना है वो आंसर होगा। तो हमारे पास HCl और HF सेम दिख रहे हैं, तो HCl तो वैसे ही हाइड्रोजन बंध बनाता नहीं है, तो HF ही रहेगा आंसर। आगे बढ़े, थर्ड वाला टॉपिक लेते हैं, थोड़ा सा देखिए आराम से। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 21वां पढ़ रहे। 21वां देखिएगा। 21वां कह रहा है PO43-, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। PO43- आयन में प्रत्येक ऑक्सीजन पर सामान्य आवेश और PO आबंध कोटि। देखिएगा प्रश्न समझिए पहले, ये कह रहा है कि आवेश देखना है, और दूसरा क्वेश्चन है आबंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर। बेटा समझिएगा, आवेश जब भी पूछ रहा है तो पहले तो ये देखो ऑक्सीजन है कितनी, PO4 यानी ऑक्सीजन है 4। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि 4 ऑक्सीजन है, और पहले हम संरचना बनाएंगे और देखेंगे कि सभी ऑक्सीजन पे क्या क्या आवेश आया हुआ है। समझना बात को, 4 ऑक्सीजन है हमारे पास में, सभी पे ये देखना है कि किस पर कौन सा आवेश आया हुआ है। तो हम सभी ऑक्सीजन पर आवेश जो आया हुआ है उनको जोड़ देंगे और 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, एवरेज निकालना है हमें। मान लीजिए किसी ऑक्सीजन पे 1, किसी पे -2, किसी पे 0, इस तरह से होगा तो संरचना बिना बनेगा नहीं। तो ये, और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, देखो बॉन्ड ऑर्डर वाला सवाल। तो जब भी कभी भी बॉन्ड ऑर्डर की बात आए तो आप जो भी दिया हुआ है सामने उसकी संरचना बनाओगे, और संरचना बनाने के बाद उन कितनी संरचनाएं अनुनादी बनती है वो बना लीजिए, और किसी एक बॉन्ड को पकड़ लीजिए। देखते हैं, अब इसको हम करके देखेंगे। देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि PO4-3 बना रखा है, और इसमें एक ऑक्सीजन ऊपर वाला जो दिख रहा है वो डबल बॉन्ड से है, बाकी सभी ऑक्सीजन -1 और -1 में है। क्योंकि O3 तो लिखा हुआ माइनस, तो पहले ऑक्सीजन पे जो डबल बॉन्ड होता है वो 0 है, फिर बाकी सब पे -1 और -1, टोटल मिला के -3 हो गया सबको मिलाओगे तो। और हमारे पास ऑक्सीजन है 4, तो 3 में 4 का क्या दे दिया भाग, तो पॉइंट माइनस के 0.75 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए ऑप्शन में भी 0.75 है, बी ऑप्शन में भी 0.75 है, सी ऑप्शन में भी 0.75 है, इसलिए डी तो कर दिया कैंसिल। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा कह रहा है आबंध कोटि। देखिए मैंने बोला था आबंध कोटि के लिए हमें जरूर और ज़रूर क्या करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी बिंदु, ये आपकी अनुनादी संरचना। तो हमने PO4 की अनुनादी संरचना बनाई। बच्चे कहेंगे सर हमको तो अनुनादी संरचना बनानी भी नहीं आती, तो क्या करना है, एकदम इजी वे में समझा देता हूँ कि ये जो PO4- बना रखा है, इसमें डबल बॉन्ड देखिए ऊपर की तरफ है ना, ऊपर वाला डबल। तो आपको हर बार एक एक जगह पे लगा दो, जैसे इसके ऊपर है तो यहाँ बना दे, देखो लेफ्ट में, इसके पास वाले में और सेंटर में, और ये घूम के आगे इस तरफ। अगर आगे और बनाता तो ये सेम वाली संरचना इसके जैसी हो जाती। तो इसका मतलब सेम नहीं चाहिए, 4 अलग अलग बन रही। तो संरचना बन गई। अब बात करते हैं किसी एक बंध को ले लीजिए। मैंने जहाँ सर्कल किया हुआ है ब्लैक कलर में छोटा छोटा, वो देखो यहाँ पे एक बंध है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे है 2। तो 1+1+1+2 टोटल हो गए हमारे पास में बंधों की संख्या 5। क्या सर यही लेना, नहीं ज़रूरी नहीं, आप ऊपर वाला लेते तो भी इतने होते। देखिएगा 2, 1 3, 1 4 और 1 5 बंध गिनने हैं, बंध आवेश नहीं। अनुनादी संरचना के समय जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो किसी भी एक बंध को पकड़ा जाता है ना, और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ 5 बंध है और संरचनाएं बनाई है हमने 4, तो 5 में 4 का भाग देंगे, 1.25 आएगा, 1.25 आएगा, तो उत्तर आपका सी रहेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल देखिएगा, 22वां सवाल। ठीक है जी, 22वां सवाल देखते हैं। लो जी, 22वां वापस आ गया। ये कह रहा है त्रिकेंद्रीय आबंध किस में होता है, त्रिकेंद्रीय। और त्रिकेंद्रीय आबंध की बात करें तो त्रिकेंद्रीय आबंध डाइबोरेन में होता है, बाकी में किसी में नहीं होता। न CO2 में होता है, न अमोनिया में, न फिर बोरेन ट्राइफ्लोराइड में। इस पे अगर डिस्कस करेंगे तो डाइबोरेन देख लेते हैं। मैंने कहा था डाइबोरेन पे टॉपिक वापस अच्छे से आएगा, देखेंगे, देखिएगा। डाइबोरेन पे, डाइबोरेन की संरचना देख पा रहे होंगे। इसमें आप ध्यान से देखो को H और B के बीच में बंध की बात करूँ तो ऐसे बंध हमारे पास कितने, वो देखो, एक ऐसा कैसा भी, HB2, HB3 और HB4। इसको BH भी बोल सकते हो। तो 4 बंदे, ध्यान दीजिए, देखिएगा। BH का मतलब एक B और एक H, 2 केंद्र हो गए। बंधों की संख्या ऐसी ऐसी 4 हो गई। और उसमें भी दो जो बंध बना हुआ है B और H का, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका साझा करके बनाया हुआ लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए होंगे कि भाई 4 बंध है और 4 बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब नेक्स्ट तीसरी बात करें थोड़ी सी, लीजिए भाई। यहाँ पे जो ये बंध ले रहा हूँ, ये बनाना बंध की बात है। देखो ये बनाना जो बन रहा है, बनाना जैसा, यहाँ से हमने निकाल के इस यहाँ लगा दिया, तो ये BHB है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ BHB के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब बहुत ही पार्शियली बॉन्ड बनता है ये। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 ही है, पर यहाँ BH और B 3 जने काम आ रहे हैं, इसलिए 3 केंद्र है। तो क्वेश्चन 3 केंद्रीय था, इसलिए यहाँ से आंसर आया था ये। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डाइबोरेन से यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक थोड़ा ध्यान रखिए, BH3 में बोरॉन का संकरण sp3 होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 22वां क्वेश्चन। अब हम जाते हैं 23वें क्वेश्चन पर, और 23वें क्वेश्चन का आंसर आगे देखेंगे। कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है। तो पैरा का जो क्यू होता है, तो ये तो देखो आपने थियोरेटिकल क्वेश्चन सीधा ही हो जाएगा कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है ना, उसमें अंतराणु का हाइड्रोजन बंध आबंध पाए जाते हैं। ये आंसर सी होगा बस, बाकी तो किसी में कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है। डिटेल में अगर आगे होगा तो हम जरूर कर देंगे। और 24वां क्वेश्चन जो है वो पढ़ जरूर लेते हैं। लिखा हुआ है सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बंध निम्न में से किस में होगा। तो सबसे शक्तिशाली उसी में होता है जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो। और विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी है, देखो जल में ऑक्सीजन होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन का होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का। तो अगर हम बात करें तो फ्लोराइड तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, तो आंसर हमारा HF होगा। देखते हैं आगे वाले टॉपिक में चलते हैं, और क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, है तो सही, देखिएगा। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं।